यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। गाइस, ये स्टोरी आगे तभी कंटिन्यू होगी जब इस पर 200 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, वरना आगे के एपिसोड नहीं आएंगे। एपिसोड 61। व्योम ने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा विराज। पर तब तक विराज ने कॉल कट कर दिया था। उसने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मिस्टर व्योम अग्निहोत्री, कब तक इस तरह से जल जल कोयला बनोगे? पता नहीं तुम्हें जलाने के चक्कर में मेरा क्या होगा। सोचकर विराज ने चांद की तरफ देखा, जो कि उसकी कार में थी। विराज सावित्री जी के साथ कार में बैठकर मंदिर जा रहा था। सावित्री जी ने विराज की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, अच्छा तो हम आपकी गोद में बैठ जाए। विराज ने सावित्री जी की बात सुनकर हंसते हुए कहा, बैठ जाइए दादी माँ, वैसे भी मैं इतना तो पावरफुल हूं ही कि आपको पकड़ सकूं। आपको क्या लगता है कि मैं आपको पकड़ नहीं सकूंगा? माना कि आप कुछ ज्यादा मोटी है। विराज की बात सुनकर सावित्री जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन्होंने विराज को घूरते हुए कहा, क्या कहा आपने? विराज ने दांत दिखाते हुए कहा, माना कि आप थोड़ी सी मोटी है, पर फिर भी मैं आपका वजन बर्दाश्त कर सकता हूं दादी माँ। विराज की बात सुनते ही सावित्री जी ने उसके गाल पर हल्के से शपथ लगाते हुए कहा, नालायक लड़के, हम तुम्हें कहां से मोटे लगते हैं? तुम्हें पता है, तुम्हारे दादाजी कहते थे कि हम फूल की तरह हल्के हैं। सावित्री जी की बात सुनकर विराज ने हंसते हुए कहा, वो दादाजी थे, तब आप फूलों की तरह हल्की थी, अब आप गोभी के फूल की तरह हल्की हो गई है दादी माँ। विराज की बात सुनकर सावित्री जी गुस्से से मुंह फूला कर दूसरी तरफ देखने लगी। विराज ने उनके गाल खींचते हुए कहा, ओ माय गॉड, मेरी दादी माँ गुस्से में कितनी क्यूट लगती है। वैसे मैं मजाक कर रहा था, आप तो अभी भी नाजुक से गुलाब के फूल की तरह दिखती है और हल्की। आप बिल्कुल किसी रुई की तरह है। मैं तो आपको अपनी गोद में उठाकर घूम सकता हूँ। विराज की बात सुनकर सावित्री जी ने हंसते हुए कहा, नालायक लड़के, मस्का लगा रहे हो? विराज ने दांत दिखाते हुए कहा, हाँ दादी माँ, क्या आपको अभी समझ आया? मैं तो काफी टाइम से मस्का लगा रहा हूँ। वैसे आपको क्या लगता है, आपका नालायक पोता आएगा? सावित्री जी ने हंसते हुए कहा, हमें पूरा यकीन है वो आएंगे, और इस बार पता नहीं आपके साथ क्या करेंगे। हमने आपसे पहले ही कहा था कि ये ज्यादा हो रहा है, पर आप माने नहीं। अब अगर आगे कुछ हुआ तो हमसे मत कहना। सावित्री जी की बात सुनकर विराज ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, दादी माँ, आपने कहा था कि आप मुझे बचा लेंगे। आपको ही मुझे बचाना होगा। वैसे भी अब वो इंसान इंसान नहीं रहा, वह शैतान बन चुका है। पता नहीं वह शैतान क्या करेगा, कहीं मेरी टांग ना तोड़ दे। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई दादी माँ। वैसे आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे लिए चांद की तरह ब्यूटीफुल लड़की ढूंढेंगी। आपने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। मैं तो व्योम से बड़ा हूँ, उसकी शादी करवा दी, और मेरा क्या? मुझे लड़की ढूंढ के दो, बिल्कुल एंजल की तरह प्यारी सी। हालांकि उसके जितनी प्यारी नहीं मिलेगी, पर उसकी आधी भी प्यारी हुई तो भी चलेगी, पर जल्दी से लड़की ढूंढो, वरना आपका पोता मेरी टांगे तोड़ देगा। सावित्री जी ने हंसते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, व्योम कुछ नहीं करेंगे। हम है ना, हम आपको बचा लेंगे, और अगर उन्होंने आपकी टांगे तोड़ भी दी तो हम अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा लेंगे। सावित्री जी की बात सुनकर विराज का चेहरा लटक गया। वहीं सावित्री की उसके चेहरे को देखकर तो और हंसने लगी। दूसरी तरफ अध्याय की कार में अध्याय खुद कार चला रहा था, और चांद पैसेंजर सीट पर बैठकर अपनी आंखों को बंद करके खिड़की से बाहर की ठंडी हवाओं का महसूस कर रही थी। अध्याय ने कार चलाते हुए कहा, भाभी क्या हुआ, सब ठीक है? चांद ने बस अपना सर हिला दिया। वो उदास थी कि व्योम उसके साथ नहीं आया था। जब भी व्योम ने कहा था कि वह भी मंदिर आएगा, वह काफी खुश हो गई थी, पर विराज की बात सुनकर कि व्योम ने बस ऐसे ही कह दिया था, उसका चेहरा लटक गया था। वह उदास थी। अध्याय इतने दिनों में चांद की उदासी की वजह समझ गया था। उसने प्यार से कहा, भाभी उदास मत रहो ना, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी बात मानकर आज के दिन खुश रहोगी। आज आपका बर्थडे है, और आज मैं आपके पूरे दिन खुश देखना चाहता हूँ। अगर आप उदास हो गई तो फिर मुझे भी बुरा लगेगा, और दादी माँ को भी। क्या आप चाहती है कि हम तीनों उदास हो जाए? अध्याय की बात सुनकर चांद ने अपना चेहरा ऊपर उठकर धीरे से कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते, पर हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अध्याय ने कार की स्पीड कम करके हंसते हुए कहा, क्यों, आपको भाई की याद आ रही है ना? मैं जानता हूँ भाभी कि आप चाहती थी कि भाई भी आपके साथ आ जाए है। भाई के ना आने की वजह से ही उदास है ना आप? अध्याय की बात सुनकर चांद ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसे कुछ ना बोलते हुए देखकर अध्याय हंसते हुए कहा, भाभी मैं प्रॉमिस करता हूँ भाई वहां पर आ जाएंगे, अब तो खुश हो जाइए।
अध्याय की बात सुनकर चांद ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर चमकती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, सच में। चांद की चमकती आंखों को देखकर अध्याय ने हंसते हुए कहा, सच में भाई आ जाएंगे। अब आप मुस्कुराए, आप मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लगती है भाभी। अध्याय की बात सुनकर कि व्योम मंदिर आ जाएगा, चांद के चेहरे पर तो वैसे भी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पर हम लोग तो मंदिर के लिए निकल चुके हैं और वह तो अभी तक आए नहीं। आपने तो कहा था कि मंदिर पहुंचने में 3 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा, तो फिर वह कैसे आएंगे? चांद के सवाल पर अध्याय ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। भाई कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं। आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर हमारे इंडिया में सबसे पावरफुल कोई है तो वह भाई है। इनफैक्ट एशिया में। एशिया तो पता है ना आपको? चांद ने बस अपना सर हिला दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति इतना पावरफुल है। उसे अभी भी व्योम की रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि वो एक बिजनेसमैन है, जो कि उसने खुद बताया था। किस चीज का बिजनेस करता है वह भी चांद को नहीं पता था। वह बेचारी अपने नाखून चबाते हुए यही सोच रही थी कि इतना पावरफुल होने के बाद क्या व्योम उसके साथ अपनी जिंदगी बिता पाएगा। वह तो ना पावरफुल परिवार से बिलोंग करती थी, ना उसके पास कुछ खास था। उसने खुद से कहा, हम क्या करें महादेव। बेचारी पूरे रास्ते यही सब सोते हुए उदास बैठी रही। आखिर में मंदिर पहुंचने के बाद सावित्री जी अध्याय और विराज को देखकर उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ठीक किए और मुस्कुराने लगी। सावित्री जी ने मंदिर के बाहर खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, चलिए चांद। कहते हुए सावित्री जी विराज का हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगी। विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इंसान अभी तक आया क्यों नहीं? खैर आ जाएगा, मुझे पूरा यकीन है, जल जलकर कोयला बन चुका होगा तू। कहते हुए विराज हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, चलिए दादी माँ। कुछ ही देर में वो चारों मंदिर पहुंच चुके थे। आज मंदिर में कोई भी नहीं था। अध्याय ने पहले ही पूरे मंदिर को खाली करवा दिया था, जिसकी वजह थी उन सबकी सिक्योरिटी। आसपास बॉडीगार्ड ने पूरे मंदिर को अच्छे से प्रोटेक्ट कर लिया था। उनके दुश्मन उन पर अटैक करने का एक मौका नहीं छोड़ देते थे, जिस वजह से अध्याय, सावित्री जी, अंजलि, हर किसी के पास कई सारे बॉडीगार्ड थे, जो कि वो व्योम ने स्पेशली रखे थे। व्योम के पास तो बॉडीगार्ड्स की एक पूरी टीम थी। सबसे ज्यादा खतरा उसी को था, जिस वजह से वो जहां भी जाता था उसकी पूरी टीम उसके पीछे रहती थी। पंडित जी ने सावित्री जी की तरफ देखकर अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपने जैसा कहा था, हमने पूजा का इंतजाम कर दिया है। आज किसका जन्मदिन है? सावित्री जी ने पंडित जी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हमारी बड़ी बहू चांद का। चांद बेटा पंडित जी के पैर छुए। चांद ने अपना सर से हिलाया और पंडित जी के पास जाकर उनके पैरों को छू लिया। पंडित जी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, सदा सौभाग्यवती भव रहो और जल्दी तुम्हारी गोद भर जाए। महादेव तुम्हारी गोद में एक नन्हा सा बालक दे। पंडित जी की बातें सुनकर चांद के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वही सावित्री जी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, महादेव बस पंडित जी की बात को सच कर दीजिए और जल्दी से हमारे चांद की गोद भर दीजिए। सोचकर उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। पंडित जी ने कहा, हवन उस तरफ होगा। कहते हुए उन्होंने मंदिर की दूसरी तरफ इशारा किया। सावित्री जी ने अपना सर हिलाया और विराज, चांद और अध्याय के साथ हवन कुंड की तरफ चली गई। सावित्री जी ने कहा, चांद आप यहाँ पर बैठ जाइए। चांद सब कुछ बहुत ध्यान से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसकी लंबी उम्र के लिए भी पूजा रखवा सकता है। उसकी चाची हमेशा यही कहती थी कि काश वो जल्दी मर जाए, और आज वो एक ऐसे घर में चली गई थी जहां पर उसकी परवाह करने वाले लोग थे, उसे प्यार करने वाले लोग थे, उसके लिए पूजा रखने वाले लोग थे। इस बार चांद की आंखों में आंसू नहीं आए, क्योंकि शायद अब वो रो रो कर थक चुकी थी और अब वो समझ गई थी कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है यह कोई झूठ नहीं बल्कि यह सच है। सच में उसकी किस्मत पलट चुकी है। चांद मुस्कुराते हुए हवन कुंड के पास बैठी हुई थी। विराज सावित्री जी के बगल में बैठा हुआ था और अध्याय विराज के बगल में। पंडित जी ने मंत्र का उच्चारण शुरू करते हुए कहा, कहाँ है आपके पति? पंडित जी की बात सुनकर ही चांद का चेहरा लटक गया। विराज ने खुद से कहा, चल बेटा विराज, वक्त हो गया है। 1 2 3। इतना कहते ही विराज ने पंडित जी की तरफ देखते हुए कहा, मैं हूं ना। विराज की बात सुनकर चांद ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वही पंडित जी कुछ खाने ही वाले थे कि तभी पीछे से भारी आवाज सुनाई दी। क्या कहा तुमने? इस आवाज को सुनकर सबने पलटकर देखा तो पीछे व्योम खड़ा था। पीछे से ही चॉपर की आवाज सुनाई दे रही थी। शायद वो इतनी जल्दी चॉपर की मदद से ही यहाँ पर पहुंचा था। व्योम को देखते ही चांद के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वही विराज ने खुद से कहा, लगता है आज मैंने अपने हाथों से अपनी कब्र खोद ली है। भगवान बस आज बचा ले, बस आज बचा ले। अपने दोस्त का घर बचाते बचाते कहीं मैं तेरे पास ना आ जाऊं। विराज की हालत देखकर सावित्री जी और अध्याय दोनों को हंसी आ रही थी, पर दोनों ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके रखा था। व्योम तेज कदमों से चलता हुआ मंदिर के अंदर आ गया। उसने पंडित जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या इसमें पति पत्नी का साथ बैठना जरूरी है?
पंडित जी ने कहा, नहीं जरूरी तो नहीं है, पर अगर पति पत्नी साथ बैठते हैं तो यह अच्छी बात है। वैसे भी यह इनकी लंबी आयु के लिए रखा गया हवन है, तो अगर उनके पति के साथ में बैठेंगे तो यह उनके लिए अच्छा होगा। पंडित जी की बात सुनकर चौपर ने कहा, मैं हूं इसका पति। कहते हुए व्योम ने आगे बढ़कर चांद का हाथ अपने हाथ में ले लिया। चांद बस प्यार से मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख रही थी, पर व्योम उसकी तरफ देखने की जगह पर गुस्से से घूरकर विराज को देख रहा था, जैसे कह रहा हो, बस ये हवन खत्म होने दे, उसके बाद मैं तुझे जलाऊंगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर विराज ने घबराते हुए कहा, अध्याय तेरी वजह से लगता है कि मैं मरने वाला हूं। तूने कहा था कि मैं तेरी मदद करूं, मैंने क्यों हाँ कहा? देख ले यह इंसान कैसे मुझे घूर घूर कर देख रहा है। विराज की बात सुनकर अध्याय ने कहा, भाई मैंने आपको इतना ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं कहा था, आप खुद ये सब कुछ कर रहे थे, आपको ही मजा आ रहा था व्योम भाई को परेशान करने में। अब उनका गुस्सा दिखकर आप सारा इल्जाम मुझ पर नहीं डाल सकते, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। अध्याय की बात सुनकर विराज का चेहरा लटक गया। उसने धीरे से कहा, है भगवान बचा ले, बचा ले, बचा ले। मैंने दो लोगों को मिलने के लिए इतना सब कुछ किया है और व्योम मेरी जान नहीं ले सकता। विराज धीरे धीरे बात कर रहा था, वही व्योम उसे घूर कर देख रहा था। सावित्री जी ने माहौल को ठंडा करते हुए कहा, व्योम बैठ जाइए, पूजा में देर हो रही है। एपिसोड 62। सावित्री जी की बात सुनकर व्योम ने अपना सर हिला दिया और हवन कुंड के सामने बैठ गया। उसने चांद की तरफ देखा, जो कि अभी भी खड़ी थी। उसने चांद के हाथ को पकड़कर खींच लिया, जिस वजह से बेचारी चांद नीचे गिरते गिरते बच गई। और नीचे गिरती इससे पहले ही व्योम ने उसे संभालते हुए कहा, जब मैं नीचे बैठ गया तो तुम खड़े खड़े क्या घूर रही थी? चांद ने धीरे से अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, कुछ नहीं, आप कैसे आए? चांद के सवाल पर व्योम ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों, मेरा यहां आना तुम्हें पसंद नहीं आया? व्योम की बात सुनकर चांद ने धीरे से कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर यहां आने में देर लगती है ना, फिर क्या आप हेलीकॉप्टर में बैठकर यहां पर आए? चांद की बात सुनकर व्योम ने अजीब सा मुंह बनते हुए कहा, क्या कहा तुमने? हेलीकॉप्टर? उसे चॉपर कहते हैं, मैं चॉपर में बैठकर यहां पर आया हूं। फिलहाल बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ मंदिर आऊंगा तो तुम बिना मुझे एक बार भी पूछे मंदिर आने के लिए क्यों निकल गई? व्योम की बात सुनकर चांद ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। तभी पंडित जी की आवाज उन दोनों के कानों में सुनाई दी, हवन में आहुति दीजिए। पंडित जी की बात सुनकर चांद ने सर हिला दिया। पंडित जी जैसा जैसा कह रहे थे, व्योम और चांद बिल्कुल वैसा वैसा कर रहे थे। चांद ने आज से पहले ये सब कुछ कभी नहीं किया था, इसलिए वो काफी एक्साइटेड भी थी और काफी ज्यादा खुश भी। उसके चेहरे पर नर्वसनेस भी नजर आ रही थी। व्योम ने उसके हाथ को मजबूती से अपने हाथ में थाम रखा था। उन दोनों को साथ देखकर विराज, अध्यायजित, सावित्री की तीनों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। सावित्री जी ने मन ही मन कहा, है महादेव, बस हमारे बच्चों की जोड़ी इसी तरह से बनाए रखो। हमारे व्योम को सही जीवन साथी मिला है, बस अब हमारी चांद को भी उसके हिस्से की सारी खुशियां दे दो। सोचकर सावित्री जी प्यार से मुस्कुराने लगी। पूजा खत्म होते होते 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी आयु लंबी हो, महादेव आपकी रक्षा करें। अब आप महादेव की परिक्रमा कर लीजिए और फिर महादेव का आशीर्वाद लीजिए। चांद ने अपना सर हिलाया और वहां से जाने लगी। तभी पंडित जी ने कहा, अपने पति के साथ। चांद ने धीरे से पलटकर व्योम की तरफ देखा। उसकी हिम्मत नहीं थी कि व्योम को अपने साथ परिक्रमा करने के लिए कहे। चांद के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर व्योम ने खुद से कहा, पति हूं इसका, पर कुछ कहने में पता नहीं, इसका मुंह खुलता ही नहीं है, जैसे मैं कोई राक्षस हूं जो इसके बोलते ही इसे पंजा मार दूंगा। सोचते हुए व्योम ने चांद के पास आकर उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे लेकर दूसरे मंदिर की तरफ चला गया। उन दोनों के जाते ही अध्याय ने गहरी सांस लेकर विराज की तरफ देखते हुए कहा, अब आपका क्या होगा भाई? विराज ने चांद और भी व्योम को जाते हुए देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने दोस्त को खुश देखकर बहुत खुश हूं। अगर 1-2 मुक्के मार भी लगा तो क्या ही हो जाना है, मैं बहुत हैंडसम हूं। उसकी मार खाने के बाद भी तुमसे ज्यादा ही हैंडसम लगूंगा और लड़कियां मुझ पर ही फिदा होगी। विराज की बात सुनकर अध्याय का मुंह बन गया। वही व्योम चांद को लेकर मंदिर के पीछे वाले हिस्से में आ गया, जहां पर महादेव का एक छोटा सा शिवलिंग रखा गया था। व्योम ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, ये रहे तुम्हारे महादेव। कहते हुए वो अपने दोनों हाथ पैर की पॉकेट में डालकर खड़ा हो गया। चांद ने धीरे से कहा, आप ऐसे क्यों खड़े हो गए, चलिए हमारे साथ। कहते हुए चांद ने व्योम की बाजू को पकड़ ली। व्योम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, शायद तुम भूल गई, मुझे भगवान और पत्थर की मूर्ति में कोई भरोसा नहीं है। मैं बस यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था, तुम्हें बुरा ना लगे, इसलिए मैं आ गया और मुझसे ये सब कुछ एक्सपेक्ट मत करना। व्योम की बात सुनकर चांद ने भारी आवाज में कहा, प्लीज हमारी बात मान जाइए ना। चांद के मुंह से प्लीज सुनकर व्योम उसकी तरफ देखने लगा। वो अपनी नीली नीली आंखों में रिक्वेस्ट भरकर उसे ही देख रही थी। वो हमने इरिटेट होते हुए कहा, नीली आंखों वाली जादूगरनी, अपनी इन्हीं नीली आंखों से जादू करती हो तुम मुझ पर।
कहते हुए उसने इरिटेट होकर अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट से बाहर निकाल लिए। उसके खुले हाथों का देखकर चांद ने जल्दी से अपने छोटे से हाथ में उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर शिवलिंग के पास आ गई। वहां पर पूजा की सामग्री पहले से रखी हुई थी। चांद ने जल्दी से अपने साड़ी का पल्लू अपने सर पर रख लिया और व्योम की तरफ देखते हुए कहा, हम जैसा करेंगे आप ऐसा ही करना, ठीक है। व्योम ने बस अपना सर हिला दिया। वह नहीं चाहता था कि चांद फिर से अपनी आंसुओं की टंकी बहाना शुरू कर दे। चांद धीरे धीरे बेलपत्र, फूल, हल्दी, कुमकुम डालकर शिवलिंग की पूजा करने लगी। उसने अपनी आंखों को बंद किया और अपने दोनों हाथों को जोड़कर महादेव की मूर्ति के सामने खड़ी हो गई। व्योम सब कुछ ध्यान से देख रहा था। चांद के चेहरे पर पल्लू देखकर उसके होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुद से कहा, जहां आजकल की लड़कियां मंदिर आना भी पसंद नहीं करती, तुम कितनी अलग हो उन सभी से। तुम मंदिर आती हो, भगवान की पूजा करती हो, पुराने रीति रिवाज को मानती हो, साड़ी पहनती हो। आई कैन ट बिलीव कि तुम मेरी वाइफ हो। सोचते हुए व्योम के होठों पर अपने आप मुस्कुराहट आ गए। उसने हमेशा से एक मॉडर्न लड़की से शादी करने के बारे में सोचा था, जिसे वो दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सके। उसे एक ऑब्जेक्ट चाहिए था जिसे वह दुनिया को दिखा सके कि उसके पास इतना खूबसूरत, इतना बेशकीमती ऑब्जेक्ट है। पर आप चांद के मिलने के बाद वो ये सब कुछ भूल गया था। चांद की मासूमियत, उसकी इनोसेंस, उसका भोलापन, सब कुछ व्योम के दिल में बस चुका था, जिसे वो चाह कर भी अपने दिल से नहीं निकाल पाता था। चांद ने अपनी आंखें खोलकर व्योम की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपने जैसा हमने कहा था वैसा नहीं किया? व्योम ने धीरे से कहा, नहीं, मुझे समझ नहीं आया, तुम खुद बताओ। चांद ने जल्दी से कहा, अरे अभी तो बताया, ये बेलपत्र उठाए और फूल उठाए और दूध से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। चांद की बात सुनकर व्योम ने कहा, तुम खुद बताओ ना अपने हाथों से। व्योम की बात सुनकर चांद ने दोबारा सब कुछ उठा लिया और अकेले डालने ही वाली थी कि व्योम ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, अब बताओ। व्योम के इस तरह से करीब आने की वजह से चांद के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी और इस तरह से घबराते हुए देखकर व्योम ने प्यार से कहा, मैं तुम्हारा पति हूं ना, तुमने सुना नहीं, कोई भी काम पति पत्नी को साथ में मिलकर करना चाहिए, तभी भगवान खुश होते हैं। तो क्या तुम अपने भगवान को खुश नहीं करना चाहती? व्योम की बात सुनकर चांद ने धीरे से कहा, हम करना चाहते हैं। कहते हुए उसने अपनी आंखों को बंद किया और दोबारा व्योम के हाथों को पकड़कर उसी तरह से पूजा करने लगी। व्योम प्यार से चांद को देखते हुए सारी रस्म को आज पहली बार दिल से निभा रहा था। उसे ये सब कुछ करने में सुकून मिल रहा था। उसे हमेशा से भगवान जैसी चीज अंधविश्वास लगती थी। उसके हिसाब से भगवान जैसी कोई चीज होती की नहीं थी, पर आज चांद के साथ ये सब कुछ करके उसे एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था। चांद ने पूजा खत्म करने के बाद व्योम की तरफ देखते हुए कहा, चले। चांद की बात सुनकर व्योम ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। कहते हुए व्योम चांद को लेकर मंदिर के पिछले हिस्से में आ गया। मंदिर काफी ऊंचाई पर बनाया गया था, जिस वजह से पिछले हिस्से में आते ही उन्हें ऊंची पहाड़ी से नीचे के काफी खूबसूरत नजारे नजर आने लगे। इतनी खूबसूरत जगह को देखकर चांद के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना पल्लू नीचे कर लिया था। सिंपल सी साड़ी, आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर। सिंपल से लुक में चांद काफी खूबसूरत लग रही थी। उसने अपनी आंखों को बंद करके अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए कहा, कितना सुकून है ना यहाँ पर। चांद की बात सुनकर व्योम, जो कि उससे दूर खड़ा था, उसने पीछे से चांद की कमर में अपने दोनों हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। चांद की पीठ व्योम के सीने से चिपकी हुई थी। उसने अपनी आंखों को बंद करते हुए ही धीरे से कहा, क्या कर रहे हैं आप? व्योम ने उसके बालों को कान के पीछे करके उसकी गर्दन पर हल्के से चूमते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं, मैं बस सुकून महसूस कर रहा हूँ। अभी तो यहाँ पर सुकून मिल रहा है ना? चांद ने धीरे से कहा, हम मंदिर में हैं। व्योम ने धीरे से कहा, मंदिर में नहीं है, हम मंदिर से बहुत दूर है। यहाँ से मंदिर 50 मीटर दूर है, हम पहाड़ी पर है इस वक्त। चांद ने धीरे से कहा, सुनिए ना, ऐसा मत कीजिए ना। चांद के मुंह से फिर से सुनिए ना सुनकर व्योम की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। उसने चांद को खुद से दूर करते हुए कहा, इधर देखो। चांद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? व्योम ने उसकी नीली नीली आंखों को घूरते हुए कहा, अब बहुत हो गया झूठ, सच बताओ, जादू करना कहाँ से सीखा है तुमने? जब देखो तब अपनी मीठी सी आवाज में सुनिए ना कहकर या फिर अपनी नीली नीली आंखों से मुझे देखकर जादू करती हो तुम। हर बार मैं हिप्नोटाइज हो जाता हूँ। अब सच सच बताओ, कहाँ से सीखा, कब सीखा और कितना पावरफुल है ये, क्योंकि मुझ पर बहुत खतरनाक वाला असर होता है इसका। व्योम की बात सुनकर बेचारी चांद के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने डरते हुए कहा, महादेव की सौगंध, हमने सच में कोई जादू नहीं सीखा, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। चांद को इस तरह से डरते हुए देखकर व्योम ने इरिटेट होते हुए कहा, देखो रोना मत वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके इतना कहते ही चांद की आंखों में आंसू आ गए। व्योम ने अपने बालों को पकड़कर इरिटेट हुए कहा, अरे जब भी कहता हूं रोना मत, रोने क्यों लगती हो? चांद ने धीरे से कहा, पता नहीं, जब भी आप ऐसा कहते हो हमारी आंखों में अपने आंसू आ जाते हैं। सच में हम रोना नहीं चाहते थे पर फिर भी आंसू आ गए।
इसमें हमारी गलती नहीं है। चांद की बात सुनकर व्योम ने उसे शांत करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, गलती मेरी है, मेरी बहुत बड़ी गलती है, अब रोना बंद करो, मैं अब से कुछ नहीं पूछूंगा। चांद ने कहा, पर आपको क्यों लगता है कि हम काला जादू करते हैं? हम सच में ऐसा कुछ नहीं करते और हमने वह भी नहीं सीखा। क्या कह रहे थे आप? हिप्नोटाइज मतलब सम्मोहित करना ना? चांद की बात सुनकर व्योम हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसने चांद की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता? चांद ने धीरे से कहा, अध्याय भैया ने हमें किताब दी है, उसमें अंग्रेजी शब्दों का मतलब लिखा हुआ है, हमने सारी किताब पढ़ ली, अब हमें बहुत कुछ पता चल गया। चांद की बात सुनकर व्योम ने उसके चेहरे पर नजर आने वाली चमक की तरफ देखा और खुद से कहा, लगता है इसको पढ़ाई बहुत पसंद थी, पर शायद उसकी चुड़ैल चाची ने करने नहीं दी। चुड़ैल चाची लगता है तुमसे तो मिलना ही होगा, तुम्हें तो सबक सिखाना ही होगा, बस इंतजार करो। सोचते हुए व्योम ने चांद का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चांद ने अपना सर हिलाया और व्योम साथ मंदिर के पिछले हिस्से से सामने आ गई, जहां पर अध्याय, विराज और सावित्री जीवन का इंतजार कर रहे थे। विराज ने चांद को देखते ही प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, एंजल, तुम्हें अपना बर्थडे का दिन कैसे बिताना पसंद है? अब तो मंदिर से हम घर वापस जाएंगे, इसलिए मैं सोच रहा था कि घर वापस जाने से अच्छा अगर तुम्हें कहीं घूमने के लिए जाना हो तो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। बताओ मुझे एल, तुम्हें कहाँ जाना है? विराज की बात सुनकर चांद के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। व्योम ने विराज को घूरते हुए कहा, मेरी बीवी को कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, इसकी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अगर उसे कहीं घूमने के लिए जाना होगा तो उसका पति जिंदा है उसे लेकर जाने के लिए। अगर तुम्हें किसी को घुमाना है तो खुद के लिए बीवी ढूंढो, शादी करो और फिर अपनी बीवी को लेकर यहाँ से वहां घूमो। मेरी बीवी को तुम्हें घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। व्योम की बात में जलन साफ साफ महसूस हो रही थी। उसकी बातें सुनकर सावित्री जी, अध्याय और विराज तीनों ने बहुत मुश्किल से खुद को हंसने से कंट्रोल हुआ था। वही चांद मासूमियत से कभी अपने हाथ को देख रही थी जिस पर व्योम की पकड़ मजबूत होती जा रही थी, तो कभी बाकी सबकी तरफ जो अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रहे थे। एपिसोड 63। सावित्री जी, विराज और अध्याय हंसते हुए अध्याय की तरफ देख रहे थे। हालांकि उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था, पर कोई भी बता सकता था कि वो व्योम पर ही हंस रहे हैं। वही व्योम उन तीनों को ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो, बस इंतजार करो, तुम सबकी हालत क्या करता हूँ, बस देखना। उसने गुस्से से विराज की तरफ देखते हुए कहा, विराज, लगता है तुम्हें कोई काम नहीं है ना? व्योम की बातें सुनकर विराज की हंसी गायब हो गई। उसने व्योम की तरफ देखा जो कि बेहद डरावनी तरीके से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। व्योम की डरावनी मुस्कुराहट देखकर विराज ने खुद से कहा, लगता है कि अब पानी सर के ऊपर चला गया है। पता नहीं ये शैतान मेरे साथ क्या करेगा। हे भगवान, मैं तो अच्छा काम कर रहा था। अच्छे काम करने वालों की मदद तो तुम भी करते हो ना, मुझे बचा लेना इस शैतान से। अभी तो मैं कुंवारा हूँ, अगर उसने मुझे मार दिया तो मेरी बीवी का क्या होगा? पर मेरी तो बीवी है ही नहीं। अरे पर पैदा तो ही हुई होगी ना, अगर मैं मर गया तो उसकी शादी किसके साथ होगी? नहीं नहीं, मैं नहीं मर सकता। अभी मुझे शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, इस शैतान को टक्कर देनी है। यह अकेला खूबसूरत बीवी रखेगा, बच्चे पैदा करेगा और मेरा क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना। विराज के चेहरे के एक्सप्रेशन, अध्याय ने उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अब रुक जाए, पर आपको ही भाई को परेशान करने में कुछ ज्यादा मजा आ रहा था, तो अब इंतजार कीजिए अपनी पनिशमेंट का। शायद भाई इस बार आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। अध्याय की बात सुनकर विराज ने घूरकर उसकी तरफ देखा और मन ही मन कहा, यह इंसान, मैंने इसकी मदद की और यह मुझे डरा रहा है। वैसे ये झूठ का बोल रहा है। इस जंगली आदमी की आंखें देखकर ही लग रहा है कि ये जरूर कुछ बड़ा करने वाला है। सब लोग एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे थे और हंस रहे थे। वही मासूम चांद कंफ्यूज होकर कभी अध्याय को देखती, कभी व्योम को, कभी विराज को, तो कभी सावित्री जी को। आखिर में उसने धीरे से कह ही दिया, क्या हुआ है? आप सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो एक दूसरे को? चांद की आवाज सुनकर सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, अब हम घर जाएंगे, चलिए। चांद ने अपना सर हिलाया और अपने हाथ की तरफ देखने लगी जिसे व्योम ने मजबूती से पकड़ के रखा था। व्योम के हाथ को अपने हाथ से छुड़ाना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात व्योम कैसे कहे। विराज ने जब चांद के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो उसने बीच में कूदते हुए कहा, अरे तुमने एंजल का हाथ क्यों पकड़ रखा है? देखो वो कितनी अनकंफर्टेबल है, छोड़ो उसका हाथ। विराज की बात सुनकर व्योम ने चांद की तरफ देखा और उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना पसंद नहीं है? व्योम की डरावनी आवाज सुनकर चांद ने डरते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमने कब कहा? चांद को इस तरह से डरते हुए देखकर विराज ने कहा, देखो देखो, मासूम से बच्ची को डरा रहे हो, शैतान कहीं के। विराज ने जैसे ही यह कहा, उसके मुंह से चीख निकल गई। व्योम ने जोर से अपनी लात उसके पैरों पर मारी थी। विराज ने दर्द भरी आवाज में कहा, मार डाला का कुत्ता इंसान, इसकी मदद कर रहा हूं मैं और यह मेरी टांग तोड़ने पर तुला हुआ है।
चांद ने घबराते हुए कहा, दोस्त क्या हुआ आपको? चांद की बात सुनकर विराज ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं एंजल, बस अचानक से पैरों में दर्द हुआ, शायद कोई मन ही मन गालियां दे रहा है। विराज की बात सुनकर चांद ने कहा, गालियां देने से दर्द होता है और आपको कोई गालियां क्यों देगा? आप तो इतने अच्छे हो। चांद की बात सुनकर विराज कुछ कहता है, इससे पहले ही व्योम ने विराज को घूरते हुए कहा, मुझे लगता है कि बहुत बकवास कर चुके हो तुम, अब तुम्हें यहां से जाना चाहिए। व्योम की वॉइस बेहद डरावनी थी, जिसका साफ साफ मतलब था वो उसे वार्निंग दे रहा था। इस बार विराज ने उसकी वार्निंग को इग्नोर नहीं किया और मासूम से बच्चे की तरह अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, मैं यहाँ से सीधा ऑफिस जा रहा हूँ। दादी, अध्याय, बाय बाय। एंजल बाय बाय, फिर से मिलने के लिए आऊंगा और तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट लेकर आऊंगा, मेरा इंतजार करना। कहते हुए विराज मुस्कुराने लगा। चांद ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बाय बाय दोस्त, ध्यान से जाना। चांद की बात सुनकर विराज ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, जब तुम ऐसे बोलती हो ना, कसम से दिल में गुदगुदी होती है। विराज की बात सुनकर चांद हंसने लगी। वही उसे इस तरह से विराज के साथ खुलकर बात करते हुए देखकर उसके हाथ पर व्योम की पकड़ मजबूत हो गई। उसने दूसरे हाथ से चांद कमर को पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, कुछ ज्यादा हंसी नहीं आ रही है आज तुम्हें? व्योम की बात सुनकर चांद की हंसी पल भर में गायब हो गई और उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। सावित्री जी ने व्योम को घूरते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हैं? क्या आप हमारी चांद हंस भी नहीं सकती? उनकी मर्जी से उनको हंसना होगा तो हंसेगी, अब क्या वो आपकी मर्जी से हंसेंगी? सावित्री जी की बात को इग्नोर करके व्योम ने कहा, चलिए ऑलरेडी लेट हो चुका है। कहते हुए उसे लेकर मंदिर से नीचे जाने लगा। सीढ़ियां 150 से ज्यादा थी। विराज और अध्याय ने सावित्री जी का हाथ पकड़ा हुआ था। अध्याय ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, भाई एक और बार कुछ कीजिए ना, बहुत मजा आ रहा है। विराज ने उसे घूरते में कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं मर जाऊं? वो इंसान मुझे जिंदा तो नहीं छोड़ेगा, पता नहीं किस तरह से मुझे मारेगा, कहीं बाकी लोगों की तरह टॉर्चर ना करे। अगर मारना भी हो तो जल्दी से मार दे, पर मैं मरूंगा क्यों? मुझे नहीं मरना, मुझे शादी करनी है। दादी माँ, अपना प्रॉमिस मत भूलना, मेरे लिए ब्यूटीफुल लड़की ढूंढनी है आपको, बिल्कुल चांद की तरह। विराज की बात सुनकर अध्याय ने हंसते हुए कहा, भाई आपको चांद की तरह नहीं, आपको सूरज की तरह बीवी मिलेगी, जो आपको जला जलाकर कोयला बना देगी, जैसे आप व्योम भाई को बना रहे हैं। कहते हुए अध्याय हंसने लगा। अध्याय की बात सुनकर विराज को भी हंसी आ गई। उसने चांद की तरफ देखा, जो कि अपना चेहरा नीचे झुकाकर चुपचाप व्योम के साथ चल रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा दोस्त बदल रहा है। जो उसे खुद से दूर रखना चाहता था, वो खुद उसके करीब आने के बहाने ढूंढ रहा है। जिसे मिडिल क्लास लड़कियां पसंद नहीं थी, वो एक गांव की लड़की के साथ कंफर्टेबल हो रहा है। मेरा दोस्त बदल रहा है। विराज की बात सुनकर अध्याय ने कहा, वैसे भाई छोटी सी ही सही अच्छी कविता बनाई आपने। विराज हंसने लगा। अब तक वो सब लोग नीचे आ चुके थे। सावित्री जी ने चांद की तरफ देखा, जो कि सीढ़ियां उतरने तक थक चुकी थी। चांद बाकी लोगों के मुकाबले काफी कमजोर थी। शायद बचपन से किए जाने वाले टॉर्चर की वजह से और ठीक से खाना न मिलने की वजह से अब उसका मेटाबॉलिज्म इतना कमजोर हो चुका था, एक रोटी खाते ही उसका पेट भर जाता था। सावित्री जी ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, चांद आप ठीक है? चांद ने अपना सर हिला दिया। धूप की वजह से उसका गोरा चेहरा खून की तरह लाल हो गया था। व्योम ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ और कार में से पानी की बोतल लाकर उसे पानी पिलाते हुए कहा, अगर पैर दर्द कर रहे थे तो मुझे बता नहीं सकती थी, मैं तुम्हें उठा लेता। व्योम की बात सुनकर अध्याय ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, कितने रोमांटिक हो गए हैं भाई। भाभी को गोद में उठाकर सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, सॉरी उतरना चाहते हैं, बिल्कुल चेन्नई एक्सप्रेस के शाहरुख खान की तरह। अध्याय की बात सुनकर व्योम उसे घूरने लगा। विराज ने मुंह बनाते हुए कहा, रोमांटिक? इसे रोमांटिक नहीं कहते, इसे बस टाइम वेस्ट होने पर गुस्सा करना आता है और इसे गुस्सा आ रहा है क्योंकि इसे मीटिंग पर जाना था और इसका टाइम वेस्ट हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था कि मंदिर आने की जरूरत नहीं है, फिर भी बेफिजूल में मंदिर आ गया। विराज की बात सुनकर व्योम ने इरिटेट होते हुए कहा, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मेरी बीवी, मेरी मर्जी, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, बीच बीच में ऐसे कूदते हो जैसी मेरी सौतन हो। व्योम की बात सुनकर विराज की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही चांद हैरानी से सब कुछ देखने लगी। उसने व्योम की तरफ देखते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? चांद की बात को इग्नोर करके व्योम ने विराज को घूरते हुए कहा, कितनी देर पहले कहा था कि तुम्हें अपने ऑफिस के लिए जाना है और अभी तक तुम गए नहीं क्या? तुम्हारा ऑफिस का काम ये बकवास करने से कंप्लीट नहीं होने वाला है। व्योम की बात सुनकर विराज ने कहा, जा रहा हूँ, तना क्यों दे रहे हो? कहते हुए विराज ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे ब्यूटीफुल एंजल, मैं तुम्हारे लिए एक प्यारा सा गिफ्ट भेजूंगा, शाम का इंतजार करना। कहते हुए विराज वहां से भागकर अपनी कार में जाकर बैठ गया। व्योम ने जाते हुए विराज की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, अपने गिफ्ट को अपने पास रखना,
मेरी बीवी को अगर गिफ्ट चाहिए होगा तो मैं उसे गिफ्ट खुद खरीद कर दे दूंगा। व्योम के गुस्से भरी आवाज सुनकर विराज ने हंसते हुए कहा, पर मैं तो अपनी एंजल को गिफ्ट देकर रहूंगा। एंजल, अपने पति को समझाओ, सिर्फ गिफ्ट दे रहा हूं, तुम्हें चुरा नहीं रहा हूं, जो इतना गुस्सा कर रहा है। कहते हुए विराज अपनी कार के अंदर बैठ गया। अध्याय और सावित्री की भी अपनी हंसी कंट्रोल करके खड़े थे। चांद ने धीरे से कहा, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वो तो हमें गिफ्ट देना चाहते हैं, इसमें इतना गुस्सा मत कीजिए। चांद की बात सुनकर व्योम ने उसे घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, तुम उससे कोई गिफ्ट नहीं लोगी, चॉकलेट नहीं, फूल नहीं, कुछ भी दे तो भी नहीं। तुम्हें जो चाहिए मुझे मांगो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। व्योम की बात सुनकर चांद ने धीरे से कहा, पर उन्हें बुरा लगेगा ना? चांद की बात सुनकर व्योम ने उसे अपने पास खींचते हो कहा, और मुझे बुरा लगता है, उसका क्या? तुम्हारा पति बहुत पैसे कमाता है, बहुत पैसे, तुम्हें जो चाहिए वो मैं खरीद के दे सकता हूं, तो तुम्हें दूसरों से कुछ लेने की क्या जरूरत है? व्योम की बात सुनकर चांद ने कुछ नहीं कहा। सावित्री जी ने कहा, आप उन्हें डरा क्यों रहे हैं, और गिफ्ट की कीमत आप पैसों से नहीं तोल सकते। विराज चांद के अच्छे दोस्त बन चुके हैं, चांद भी उनके साथ कंफर्टेबल महसूस करती है। वैसे भी हमारे चांद के यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है, जब विराज और उनकी अच्छे से बन रही है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? सावित्री जी की बात सुनकर व्योम ने उन्हें घूरते हुए कहा, दादी माँ, प्रॉब्लम मुझे उस इंसान से ही है। आपको नहीं लगता कि वो अपनी भाभी के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रहा है? व्योम की बातें सुनकर अध्याय ने कहा, पर भाई विराज भाई तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना, आप तो बचपन से उन्हें जानते हैं, आप उन पर इस तरह से शक कैसे कर सकते हैं? अध्याय और सावित्री जी की बात सुनकर व्योम ने उन्हें घूरते हुए कहा, मुझे आप लोगों के साथ फालतू बात करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं घर जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। कहते हुए व्योम चांद को लेकर कार के अंदर बैठ गया। चांद बेचारी डरी हुई नजरों से व्योम की तरफ देख रही थी। उसे लग रहा था कि अब व्योम उस पर गुस्सा करेगा, इसलिए वह उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। उसने सावित्री जी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। बेचारी सावित्री की भी अब कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अब उनके पोते का गुस्सा लिमिट क्रॉस कर चुका है, और जब भी उसका गुस्सा लिमिट क्रॉस करता था, कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था, सावित्री जी भी नहीं। अध्याय ने सावित्री जी की तरफ देखते हुए कहा, चलिए दादी माँ, भाई कुछ नहीं करेंगे, भाभी है ही इतनी प्यारी कि कोई भी उन पर गुस्सा नहीं कर सकता। सावित्री जी ने अपना सर हिलाया और अध्याय के साथ दूसरी कार में जाकर बैठ गई। उनकी कार में अंदर बैठने ही चांद डरी हुई नजरों से व्योम की तरफ देखने लगी, जो कि अपनी आंखों को बंद करके बैठा हुआ था। उसे इस तरह से चुपचाप बैठे हुए देखकर चांद ने हिम्मत करके अपने हाथ को उसके हाथ पैर रखकर धीरे से कहा, सुनिए ना। चांद की आवाज सुनकर व्योम के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। चांद ने जब देखा कि व्योम कुछ नहीं बोल रहा है, उसने दोबारा धीरे से कहा, सुनिए ना। एपिसोड 64। व्योम गुस्से से अपना मुंह खिड़की से बाहर करके बैठा हुआ था। चांद ने प्यार से कहा, सुनिए ना, क्या आप गुस्सा है? चांद के मुंह से सुनिए ना सुनते ही व्योम ने गुस्से से अपनी आंखों को बंद कर दिया और कहा, ये काला जादू करने वाली सुनिए ना कहकर काला जादू करती है। अब मैं समझ गया, इसका वशीकरण करने का मंत्र यही है। सोचते हुए व्योम ने गुस्से से पलटकर चांद की तरफ देखा। व्योम के गुस्से भरे चेहरे को देखकर चांद डरते हुए उसकी तरफ देखने लगी। उसने धीरे से कहा, आप गुस्सा क्यों है? हमने कुछ नहीं किया, बताइए ना, आप गुस्सा क्यों है? व्योम ने चांद की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, मुझे सच सच बताओ, तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ, गला फाड़ फाड़ कर रोने लगती हो। ऐसा लगता है जैसे आंखों में आंसुओं की टंकी फिट की है। पर जब तुम अध्याय और उसे कविराज के पास रहती हो तो कितना खुश रहती हो, जैसे वह दोनों दुनिया की सबसे अच्छे इंसान हो और मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान। क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ जो मुझे देखकर रोने लगती हो? क्या मैं तुम्हें मारता हूँ? क्या मैं तुम्हें पिटता हूँ? क्या मैं तुम्हें कुछ गलत बोलता हूँ? चांद ने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, नहीं, वो हमें आपसे थोड़ा सा डर लगता है, और विराज तो हमारे दोस्त है। अध्याय भैया के साथ हमें बहुत अच्छा लगता है, वह हमारी सारी बातें सुनते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे अगर हमारा कोई भाई होता तो वो बिल्कुल अध्याय भैया की तरह होता। आप ऐसे गुस्सा मत करो ना प्लीज। चांद की बात सुनकर व्योम ने चांद की तरफ देखा और झटके से उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, मेरी तरफ देखो। चांद ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठकर व्योम की तरफ देखा। वो उसकी नीली नीली आंखों को ही घूर रहा था। व्योम ने चांद के दोनों गालों को खींचते हुए कहा, अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूं कि मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? बताओ, मेरे चेहरे को देखकर बताओ, क्या मैं हैंडसम नहीं हूं? व्योम की बात सुनकर चांद उसके हैंडसम चेहरे को देखने लगी। उसे खुद को इस तरह से देखते हुए देखकर व्योम के होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। चांद अभी भी टुकुर टुकुर उसे देख रही थी। व्योम ने उसकी पतली सी कमर को अपनी उंगलियों से टच करते हुए कहा, बोलो ना, क्या मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लगता? बोलो, क्या मैं सच में बुरा हूं? तुम बोलती क्यों नहीं हो? चांद ने धीरे से कहा, आप बहुत हैंडसम हो, बहुत ज्यादा। हमने आपसे ज्यादा हैंडसम इंसान कभी नहीं देखा, सच में, महादेव की कसम। और आप बिल्कुल भी बुरे नहीं हो, पर फिर भी हमें आपसे डर लगता है। सॉरी, अब हम नहीं डरेंगे, पक्का।
कहते हुए चांद ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। अध्याय ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, अगर तुम मुझसे डरती नहीं तो आगे बढ़कर मुझे किस करो। मैं तभी तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा, वरना मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूंगा। व्योम की बात सुनकर चांद की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा बड़ा करके व्योम को देखने लगी। व्योम ने धीरे से आगे बढ़कर उसके होठों के पास अपने होंठ लाते हुए कहा, मैंने कहा है कि तुम मुझे किस करो। इस तरह से घूरो मत। वैसे भी जब भी ऐसे घूर घूर कर देखती हो तो मुझे यकीन हो जाता है कि तुम काला जादू करती हो। फिलहाल तुम एक सिर्फ तो करोगी नहीं कि तुम काला जादू करती हो। ये सब छोड़ो और जल्दी से मुझे एक प्यारी सी किस दो। तुम्हें पता है ना कहां पर किस देनी है? यहाँ पर। कहते हुए व्योम ने हल्के से उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? इसका मतलब तुम मुझसे डरती हो और मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, है ना? कहते हुए व्योम का चेहरा लटक गया। उसने उदासी भरी आवाज में कहा, मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझे बुरा इंसान समझती हो, पर अब मुझे यकीन हो गया है। उसने इतना कहा था कि चांद ने धीरे से कहा, नहीं, हम आपको बुरा इंसान नहीं समझते। सच में? कहते हुए उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर हल्के से व्योम के होठों से अपने होठों को टच करके वापस अपने होठों को दूर करके गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने न जाने कौन सा बड़ा काम किया हो। वही व्योम हैरानी से चांद की तरफ देख रहा था। उसे लगा था कि चांद उसे अच्छे से किस करेगी, पर इस लड़की ने तो हल्के से उसके होठों को टच करके अपने होठों को दूर कर दिया था। व्योम चांद को घूरते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि ऐसे किस करते हैं? मैं बताता हूं कि किस कैसे करते हैं। कहते हुए व्योम ने पीछे से चांद के सर को पकड़ा और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे पैशनेटली किस करने लगा। बेचारी चांद अपनी बंद आंखों से व्योम की किस महसूस करके चुपचाप उसकी गोद में बैठी हुई थी। जो कुछ भी व्योम कर रहा था चांद उसे करने दे रही थी। वो दोनों अभी भी एक दूसरे का पैशनेटली किस कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनते ही चांद की पूरी बॉडी कांप गई। वही व्योम की आंखें सर्द हो गई। उसने जल्दी से चांद के होठों से अपने होठों को दूर करके चांद की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर डर नजर आ रहा था, साथ ही वो सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। व्योम चांद के छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, यहीं पर बैठी रहना, डरना मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? व्योम की बात सुनकर चांद ने डरी हुई आवाज में कहा, ये कैसी आवाज थी? हमें घबराहट हो रही है। व्योम ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। कहते हुए व्योम ने चांद को अपनी गोद से नीचे उतारकर खिड़की से बाहर देखा तो बाहर इस वक्त उसकी बॉडीगार्ड्स की एक कार ब्लास्ट होकर हवा में उड़ रही थी। उसकी बाकी कार से बॉडीगार्ड से बाहर आ चुके थे। उनके सामने 15-16 कार्स मौजूद थी, जिसमें से कुछ नकाबपोश आदमी बाहर आ चुके थे। उन सबको देखा व्योम के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने धीरे से कहा, तूफान अली, तुमने मेरे सामने आने का डिसीजन ले ही लिया। लगता है कि अब तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रह गया है। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है और क्या नहीं। कहते हुए बाहर जाने लगा। व्योम कर का दरवाजा खोलता इससे पहले ही चांद ने अपने छोटे से हाथ से उसके हाथ को पकड़कर डरते हुए कहा, आप बाहर क्यों जा रहे हैं भी? बाहर मत जाइए ना, हमें डर लग रहा है, प्लीज। चांद की बात सुनकर व्योम ने चांद के छोटे से हाथ की तरफ देखा, जो कि उसके हाथों पर कसा हुआ था। उसने धीरे से कहा, मेरे हाथों को छोड़ो, मुझे बाहर जाने दो, मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी है, मुझे कुछ नहीं होगा, सच में। चांद ने रोते हुए कहा, नहीं, हमें आपके साथ आना है। व्योम गुस्से से कहा, चुप, बिल्कुल चुप, तुम यहीं पर बैठो ही। अगर कार से बाहर आने के बारे में सोचा भी तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, समझ आया तुम्हें? व्योम की डरावनी आवाज सुनकर चांद की सांसें घबराहट की वजह से साथ से तेज हो गई। उसे इस तरह से घबराते हुए देखकर व्योम गुस्से से अपने बालों को खींचकर खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, इधर आओ, मेरी बात सुनो, बाहर खतरा है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। मुझे इन सब की आदत है, इससे हजारों गुना ज्यादा खराब सिचुएशन में मैं खुद को संभाला है, तो यह मेरे लिए बहुत छोटी बात है। इस बार मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इस बात से है कि तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकता, इसलिए तुम कार से बाहर नहीं आओगी। क्या कहा मैंने? तुम कार से बाहर नहीं आओगी, यहीं पर बैठी रहोगी। अगर कोई दरवाजे पर खटखटाए तो डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। व्योम की बात सुनकर चांद बस आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ चुपचाप देख रही थी। व्योम धीरे से कहा, रोना बंद करो, रोने से किसी बात का सॉल्यूशन नहीं निकलता। तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा है ना, तो अपने महादेव से प्रार्थना करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? व्योम की बात सुनकर चांद ने डरते हुए कहा, हमें डर लग रहा है, अगर आपको कुछ हो गया तो। कहते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। व्योम ने प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, बस डरना बंद करो, तुम तो स्ट्रांग हो ना? चांद ने रोते हुए उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। तभी बाहर से फायरिंग की आवाज आना तेज हो गई, जिसे महसूस करके चांद मजबूती से व्योम के गले से लग गई।
उसने रोते हुए कहा, नहीं, हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे। ये लोग गोलियां चला रहे हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो? नहीं, आप बाहर नहीं जाओगे। व्योम को समझ नहीं आ रहा था कि वो चांद को कैसे हैंडल करे। आखिर में उसने गुस्से से चांद को खुद से दूर करते हुए कहा, मुझसे दूर रहो और चुपचाप यहीं पर बैठी रहो। मैं कार का दरवाजा लॉक करके जा रहा हूं। अगर कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करे तो? ये कहते हुए व्योम ने चांद के हाथ में एक चाकू देते हुए कहा, उसे इंसान पर चलाने से पहले एक बार में मत सोचना। औरत हो तुम, लक्ष्मी बनकर रहोगी तो दुनिया फायदा उठाएगी। काली बनकर रहो। अगर कोई भी तुम्हें हाथ लगाने के बारे में सोचे तो उसे इंसान के हाथों को तोड़ने से पहले एक बार में मत सोचना। कहते हुए व्योम दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उसने बाहर से दरवाजे को लॉक कर दिया। वही चांद रोते हुए दरवाजे की हैंडल पर हाथ मारते हुए चिल्लाने लगी। उसने रोते हुए कहा, नहीं, आप अंदर आ जाओ। हमें डर लग रहा है। आप बाहर मत जाओ। प्लीज, आप अंदर आ जाओ। चांद के रोने का व्योम पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि इस वक्त उसके लिए सबसे पहले अपने दुश्मनों को हैंडल करना जरूरी था। उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा, तो आखिर तुम लोग अपनी मौत के लिए यहाँ पर आ ही गए। कितनी बार कहा है, जब भी मैं कहीं बाहर जाऊं तो डिस्टर्ब मत किया करो। अगर तुम लोगों को मरने का शौक है तो मुझे बुला लिया करो। मैं आने के लिए तैयार हूं। कहते हुए व्योम एटीट्यूड से चलता हुआ फायरिंग के बीच में ही उन लोगों की तरफ जाने लगा। चांद कर से रोते हुए सब कुछ देख रही थी। व्योम को इस तरह से फायरिंग के बीच में जाते हुए देखकर उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर घबराते हुए कहा, है महादेव, इन्हें कुछ मत होने देना। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। इतनी तकलीफ, इतना दर्द बर्दाश्त करने के बाद आपने हमारी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां दी है। अब हमारी खुशियों को छीन मत लेना। भगवान जी, कुछ भी नहीं चाहिए हमें, कुछ भी नहीं। बस हमारे पति को सही सलामत रखे और हमारे परिवार को। कहते हुए चांद रोने लगी। तभी दरवाजे पर उसे जोर जोर से किसी के हाथ मारने की आवाज सुनाई दी। उसने डरते हुए देखा तो दरवाजे पर एक बेहद डरावना सा आदमी जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मार रहा था। उसे देखकर चांद सिकुड़कर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके आंखों में डर नजर आ रहा था। दूसरी तरफ से भी दरवाजे के कांच पर दूसरा आदमी जोर जोर से हाथ मारने लगा। दोनों तरफ से उन दोनों की आवाज और दरवाजे को मारने की वजह से चांद की सांस घबराहट की वजह से तेज हो गई। ड्राइवर जो कि सामने की सीट पर बैठा हुआ था, उसने चांद की तरफ देखते हुए कहा, मैडम, डरने की जरूरत नहीं है। कार बुलेट प्रूफ है और इतनी मजबूत है कि ये लोग चाहकर भी दरवाजा नहीं खोल सकते। इसकी चाबी के अलावा इसे खोलने का कोई और रास्ता नहीं है। या तो यह अंदर से अनलॉक होगी या तो फिर चाबी से। ड्राइवर की बात सुनकर चांद ने कुछ नहीं कहा। उसकी हालत घबराहट की वजह खराब हो चुकी थी। वही व्योम किसी फिल्म के हीरो तरह अपने दोनों हाथों में गन लेकर लगातार लोगों को शूट करता हुआ तेजी से आगे चल रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज से कोई डर ही ना लग रहा हो। उसने एक आदमी के माथे के बीच गोली मारते हुए कहा, कितनी बार कहा है, मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूं। आई एम किंग, माफिया किंग। मेरे सामने खड़ा होने से पहले 1000 बार सोच लिया करो। यह मैं बात तुम लोगों को 1000 बार समझा चुका हूं, पर शायद तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आता। हर बार मरने के लिए मेरे पास आ जाते हो। वैसे मुझे तुम्हें मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हर बार मेरे काम के बीच में क्यों आते हो? कहते हुए व्योम ने एक आदमी को बालों से पकड़कर उसका सर जोर से कार की बोनट पर पटकते हुए कहा, कहाँ है तेरा चूहा बॉस? कौन से बिल में छुपा है? एपिसोड 65। व्योम की बात है सुनकर उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। उसके माथे से खून निकल रहा था। व्योम ने उसे आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है चूहा आया ही नहीं। कोई बात नहीं, चूहे को बिल से कैसे निकालना है यह मैं अच्छे से जानता हूँ। पहले तुम सभी को नर्क के दर्शन तो करवा दूं। कहते हुए व्योम ने गुस्से से अपनी गर्दन को टेढ़ा किया और अगले ही पल उसने अपनी कमर में रखा हुआ एक बड़ा सा खंजर निकालकर उसे आदमी के सीने पर जोर से मार दिया। अगले ही पल उसे आदमी की दर्दनाक चीखें वहां पर गूंजने लगी। व्योम किसी जानवर की तरह उसके सीने पर चाकू चला रहा था, जैसे उसे ये सब कुछ करने में बहुत मजा आ रहा हो। वही कार के अंदर बैठी चांद की हालत खराब हो रही थी। ड्राइवर भी उसे शांत करते करते थक चुका था। ड्राइवर ने खुद से कहा, मैडम को अगर कुछ हो गया तो सर किसी को नहीं छोड़ेंगे। मुझे मैडम को बचाना होगा। सोचते हुए ड्राइवर ने चांद की तरफ देखा, जो कि डरी हुई नजरों से खिड़की पर खड़े उन दोनों आदमियों की तरफ देख रही थी, जो लगातार कार के ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर शायद यह उनके बस की बात नहीं थी। अगर कार बुलेट प्रूफ भी थी तो एक वक्त के बाद वो टूट जाती। उन्होंने जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा, दरवाजा खोलो। देखो वह आदमी, वो कौन है तुम्हारा? उसकी जान चली जाएगी। देखो उसे किस तरह से लोग मार रहे हैं। चांद ने जैसे ही यह सुना कि व्योम की जान चली जाएगी, उसकी हालत खराब हो गई। उसने रोते हुए दरवाजे से देखने की कोशिश की, पर अब उसे नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वो दूसरी तरफ दूसरे आदमियों को मार रहा था। चांद ने रोते हुए कहा, नहीं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। उन्हें कुछ भी नहीं होगा। कहते हुए चांद लगातार रो रही थी। ड्राइवर ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, मैडम डोंट वरी, सर को कुछ नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन हैंडल उन्होंने बचपन से सीखा है। उनके लिए ये बहुत छोटी बात है। मैडम प्लीज आप रोना बंद कीजिए। आपके रोने से उल्टा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
सर यह बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, मैडम प्लीज। ड्राइवर की बातें जैसे चांद के कान में सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो बस डरी हुई नजरों से व्योम को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसे व्योम को सही सलामत अपनी आंखों के सामने देखना था, तभी उसे सुकून मिलने वाला था। उसने रोते हुए कहा, कहाँ चले गए वह? अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? हम तो मर जाएंगे। कहते हुए चांद रोने लगी। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ड्राइवर अभी यह सब सोच रहा था कि अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। चांद ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो एक आदमी काफी देर से ड्राइवर की दूसरी तरफ की गिलास पर शूट कर रहा था, जिस वजह से आखिर में 7-8 शूट के बाद ग्लास ब्रेक हो गया और गोली सीधा ड्राइवर के माथे के बीचों बीच जाकर लगी। चांद की सांसें तेज हो गई। उसने आज से पहले अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर अपनी आंखों के सामने कभी भी नहीं देखा था। इस वक्त उसके सामने एक जीते जाते आदमी को माथे के बीचों बीच शूट करके मार दिया गया था। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे वो अभी के अभी तड़प तड़प कर मर जाएगी। उसे इतना डरा हुआ देखकर एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, चुपचाप बाहर आजा, शायद हम तुम्हें जिंदा छोड़ दे, वरना ना तुझे छोड़ेंगे ना उसे आदमी को छोड़ेंगे। कहते हुए वो लोग ग्लास पर फायरिंग करने लगे। चांद को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका पूरा सर उसे घूमता हुआ महसूस हो रहा था। उसका ध्यान बस ड्राइवर की लाश की तरफ जा रहा था। खून को देखकर उसकी सांसें तेज हो चुकी थी और वह धीरे धीरे कुछ बोल रही थी। वह इतना ज्यादा पैनिक कर चुकी थी कि उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। उसने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हमें बचा लो, हमने कुछ नहीं किया। कहते हुए चांद अपने दोनों हाथ कानों पर रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने घबराहट में कार के दरवाजे का हैंडल घुमा दिया। अगले ही पल दरवाजा अनलॉक हो गया। चांद बाहर आ पाती इससे पहले ही बाहर मौजूद आदमी ने उसके बालों को पकड़कर उसे कर से घसीटते हुए कहा, कितनी देर से कह रहे थे कि खुद बाहर आ जा, पर लगता है कि तुझे हमारी बात समझ नहीं आ रही थी। कहते हुए उसे आदमी ने सीधा चांद को जमीन पर पटक दिया। चांद, जिसकी सांसें तेज हो गई थी, वो जोर जोर से रोते हुए की बात कहने लगी, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमें बचा लो, हमें बचा लो। चांद की बात सुनकर एक आदमी ने कहा, ये चिल्ला क्यों रही है? हमने तो अभी कुछ किया भी नहीं। वैसे जरा देखो कितनी खूबसूरत है। बॉस को यह अगर नहीं चाहिए तो इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, रात गुजरूंगा। इसे देखते ही अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। अपने आदमी की बात सुनकर लीडर, जिसने चांद के बालों को पकड़ा हुआ था, उसका ध्यान चांद के चेहरे पर गया। रो रो कर उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। इस वक्त वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते ही उसे आदमी ने अपने होठों को गोल करते हुए कहा, नहीं, यह मेरी है, इसे तो मैं अपने बिस्तर पर रौंद दूंगा, इसके साथ हसीन रातें बिताऊंगा। कितनी खूबसूरत है। बॉस को बताने की जरूरत नहीं है कि किंग के साथ कोई लड़की भी थी। अगर उन्हें पता चल गया तो वो इसे भी नहीं छोड़ेंगे और फिलहाल मैं इसे उन्हें नहीं देना चाहता। मुझे चाहिए ये लड़की, इसे मैं अपने बिस्तर के नीचे चाहता हूं। अपने बॉस की बात सुनकर उन सभी लोगों का चेहरा उतर गया, पर वो अपने बॉस की बात मानने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते थे। वही चांद को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो लगातार रोते हुए एक ही बात रिपीट कर रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अब तक चांद की बात सुनकर वह आदमी इरिटेट हो चुका था। उसने गुस्से से चांद के सामने घुटनों के बल बैठकर उसके छोटे से चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर मजबूती से दबाते हुए कहा, रोना बंद कर, अभी तक कुछ किया भी नहीं और तू इतना गला फाड़ फाड़ कर रो रही है। सोच, जब हम तेरे साथ कुछ करेंगे तो तू कितना रोएगी। इसलिए अभी से अपनी एनर्जी को खत्म मत कर। अभी तो तुझे बहुत रोना है, हम सबके नीचे रोना है, हम सबके साथ एंजॉय करते हुए तड़पते हुए रोना है। उन दोनों लोगों की बात सुनकर चांद ने कांपती हुई आवाज में कहा, भैया हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें छोड़ दो। चांद के मुंह से भैया सुनकर उस आदमी ने चांद के बालों को पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, तुझे कहां से मैं तेरा भाई नजर आता हूं? भैया नहीं, जाने मन सया कह। इस सया तेरे साथ तो रातें रंगीन करनी है, इतनी रातें रंगीन करनी है कि तू हमें कभी भूल ही ना पाए। उसे आदमी की घटिया बात सुनकर चांद की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने रोते हुए कहा, कहां है आप? कुछ दूरी पर व्योम लगातार उन आदमियों को किसी जानवरों की तरह मार रहा था। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए थे और उसके हाथों पर भी खून के निशान थे। व्योम ने अपने आसपास देखा, उसके आसपास सिर्फ लाशें बिखरी हुई थी। किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी का पैर कटा हुआ था, किसी की गर्दन कटी हुई थी, किसी का सर कटा हुआ था। व्योम ने उन सभी की तरफ देखते हुए कहा, तुम सबके बॉस की हालत इससे ज्यादा बदतर करूंगा। उसने इतना कहा ही था कि उसे चांद के चलने की आवाज सुनाई दी, नहीं, छोड़िए हमें। चांद के चिल्लाने की आवाज सुनकर व्योम की आंखें बड़ी हो गई। वो दौड़ता हुआ तेज कदमों से कार की तरफ वापस आया। उसने देखा तो चांद कार के बाहर घुटनों के बल बैठी हुई थी और उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ था, जिसने चांद के बालों को मजबूती से पकड़ा हुआ था। चांद को इस हालत में देखकर व्योम की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ये सब कुछ करने की? कहते हुए व्योम गुस्से से उन लोगों की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा।
उसके बॉडीगार्ड भी उसके पीछे आ चुके थे। व्योम चांद की तरफ अपने कदम बढ़ा पता। इससे पहले ही एक आदमी ने चांद के माथे पर गन रखते हुए कहा, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस बुलबुल को भगवान के पास भेज देंगे। बस एक ट्रिगर दबाऊंगा और बुलबुल की जान चली जाएगी। व्योम ने जैसे ही यह सुना उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसके कदम उसकी जगह पर ही रुक गए। वो एक भी गलती नहीं करना चाहता था। उसके लिए चांद बहुत जरूरी थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी एक गलती या जल्दबाजी की वजह से चांद के साथ कुछ बुरा हो जाए। चांद रोते हुए ये सब कुछ देख रही थी। उसने भी व्योम की तरफ देखते हुए कहा, हमें डर लग रहा है, प्लीज हमें बचा लीजिए। हमने कुछ नहीं किया, सच में हमने कुछ नहीं किया। कहते हुए चांद अभी भी कांप रही थी। उसकी कंडीशन को देखकर व्योम समझ गया कि जरूर घबराहट की वजह से चांद रो रही होगी। उसने चांद को समझाते हुए कहा, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम तो बहुत समझदार होना, बहुत स्ट्रांग होना, समझ जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। व्योम की बात सुनकर भी चांद पर कोई ऐसा नहीं हुआ। वो अभी भी पैनिक करते हुए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसकी हालत देखकर एक आदमी ने कहा, इसकी हालत देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ये बेहोश होकर गिर जाएगी। अगर इसे कुछ हो गया तो? अभी तो मैंने इसके साथ कुछ किया भी नहीं। उस आदमी की बात सुनकर व्योम ने चिल्लाते हुए कहा, अगर एक और शब्द उसके बारे में अपने मुंह से गलत निकला तो तुम्हारी जबान के इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा कि तुम ना बोलने की लायक रहोगे, ना चिल्लाने के, ना कुछ करने के। तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। अभी भी वक्त है, उसे छोड़ दो। तुम लोगों को जो करना है मेरे साथ करो, उसे छोड़ दो। व्योम की बातें सुनकर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, किंग हम कहीं नहीं जाने वाले, ना हम इस लड़की को छोड़ेंगे। तुम्हारे पास तो हजारों लड़की है, फिर क्यों इसके पीछे पड़े हुए हो? इसे हमें दे दो। इसे देखते ही इस पर दिल आ गया है। इसके साथ रात बिताना चाहते हैं। रात नहीं, इसके साथ रातें रंगीन करना चाहते हैं। हर रोज हमारे बिस्तर के नीचे हमारे नीचे चीखेंगी, चिल्लाएगी, कितना सुकून मिलेगा। उन लोगों की बात सुनकर व्योम की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, आई किल यू ब्लडी बास्टर्ड। कहते हुए व्योम ने झटके से अपनी गन को निकाला और अगले ही पल जो उस आदमी ने चांद के माथे पर गन रखी हुई थी उसके माथे के बीच और बीच शूट कर दिया। चांद जो कि अभी भी पैनिक कर रही थी, अचानक से उसके माथे से खून निकलता हुआ देखकर उसकी सांसें घबराहट से तेज हो गई। उसे आदमी की पकड़ चांद पर ढीली हो गई। वह नीचे गिरने लगा। वही चांद ने अपने कानों पर हाथ रखकर व्योम की तरफ दौड़ते हुए कहा, हमने कुछ नहीं किया, हमें बचा लो। चांद को अपनी तरफ आते हुए देखकर व्योम भी उसकी तरफ आने लगा। चांद कुछ ही दूरी पर गई थी कि पीछे से एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ वरना मैं शूट कर दूंगा। उस आदमी की बात का चांद पर कोई असर नहीं हुआ। वह तो रोते हुए लगातार व्योम की तरफ ही भाग रही थी। वो व्योम के करीब पहुंची ही थी कि अचानक से उसके और व्योम के कानों में फिर से एक बार गन के फायर होने की आवाज सुनाई दी। चांद के कदम उसकी जगह पर ही रुक गए और उसकी आंखें बड़ी हो गई। व्योम जो कि चांद को अपनी बाहों में भरने के लिए तरस रहा था, जैसे ही उसने महसूस किया कि क्या हुआ है, उसकी आंखों में अजीब सा डर नजर आने लगा। उसने देखा तो चांद नीचे गिरने लगी। व्योम ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में संभालते हुए कहा, चांद। उसकी आवाज में इतना दर्द था जितना शायद ही कभी हो। उसका ध्यान चांद की पीठ पर गया, जहां पर अभी अभी उसे आदमी ने गोली चलाई थी। चांद की पीठ से लगातार खून निकल रहा था और उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी वक्त बेहोश होने वाली हो। वह हमने चिल्लाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, कुछ भी नहीं होगा, अपनी आंखों को खुला रखो। कहते हुए व्योम चांद के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे होश में रखने की कोशिश करने लगा। गाइस, ये स्टोरी आगे तभी कंटिन्यू होगी जब इस पर 300 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, वरना आगे के एपिसोड नहीं आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।